हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा, एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब। और आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं मैथ्स की क्लास 10 का, जिसका चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर के हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब मेन बात क्या है कि हम उनको क्यों कवर कर रहे हैं, क्या हमारा रीजन है, क्या एक इंटेंशन है। तो इंटेंशन ये है कि हमने अभी अभी रिसेंटली एक बुक बनाई है, इसका नाम है SCH मैथमेटिक्स क्लास 10, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। और इसके बाद में हम इसमें कई सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ये जो बुक है आपकी अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन काफी सारे स्टोर्स पर ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये 13 कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है। तो आप कहीं भी जाकर इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से डिलीवरी कर देंगे। और तो अब हम कवर करते हैं अपने टॉपिक्स। देखते हैं पहले क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे टॉपिक्स रहेंगे। पहला रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम को हम पहले समझेंगे, क्या होता है रियल नंबर्स, उसके टाइप्स को समझेंगे। इसके बाद में हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हम बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। डिवीजन की एक अर्थमेटिक की एक थ्योरम होती है फंडामेंटल, जिसको हम अब समझेंगे। और इसके बाद में हम समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें अपने कई तरह के नंबर्स पढ़े होंगे। ओके, तो चलिए पहले हम टॉपिक कवर करते हैं रियल नंबर्स का। क्या होते हैं रियल नंबर्स? क्या होंगे रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? हर तरह की वो संख्याएं जो एग्जिस्ट करें। लाइक हमने कभी सुना होगा कि इनफाइनाइट। हम कभी किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड देंगे तो वो नंबर होता है इनफाइनाइट, जो हमें मिलेगा वो इनफाइनाइट नंबर है करके आता है। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर के अंदर हम ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जब भी मुझे कोई नंबर बताएंगे, मैं उसमें 1 ऐड करके आपको एक और नंबर बता दूंगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद ये जहां तक भी काउंटिंग होगी वहां तक चलती जाएगी। हम पूछते हैं स्टार्स कितने हैं, काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट। सर पर बाल कितने हैं, नहीं काउंट कर पाएंगे तो इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे नंबर्स, केवल इनफाइनाइट नहीं, कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स में नहीं आते। ठीक है, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं के अंदर कई तरह के, अब मैथमेटिक्स है, इसके अंदर तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ रियल नंबर्स में हम देखें अगर, तो हम कई सारे 11th-12th के मैथमेटिक्स में हम इनफाइनाइट का भी यूज करते हैं, एप्सिलॉन का भी यूज करते हैं। फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो कई सारे ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, स्थिरांक हैं, नियतांक हैं, जिनको हम इसमें यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। हम इतना समझ गए कि ये वास्तविक संख्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा इसी के साथ में, कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर। अगर इस टाइप्स को समझें कि इनके 2 टाइप्स होते हैं, जो कि हमने सुने भी होंगे। नंबर 1 रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इरेशनल नंबर। ओके, सो रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में हमने सुना था। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है 8th क्लास से, लेकिन हम लोग अभी तक कंफ्यूज रहते हैं। 10th क्लास तक आके कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं कभी क्लास लेता हूँ और बच्चों से पूछ लूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो कई सारे लोग ये बताएंगे कि सर जो नंबर अपॉन में लिखे जाए या 1/2, 3/2, हाँ होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में डेफिनेशन का पता होना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक को देखते हैं पहले कि रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में या A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, लेकिन इनमें 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि P और Q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होने वाले नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और बीच में जो 0 आता है, इन सभी नंबर्स को हम इंटीजर कहेंगे। यानी कि हर नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है और उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो यही है इंटीजर, तो वो एक नंबर होना चाहिए। बट इसी के अंदर अब यहां पर बात आ जाती है कि इंटीजर में तो 0 भी आता है, लेकिन एक थोड़ी सी इस डेफिनेशन में एक चीज और है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज के रहस्य को समझे जरा कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनफाइनाइट का अभी तक की
10th तक की लाइफ में आपने कभी यूज नहीं किया, कभी आपके नंबर में आई नहीं, कभी आपने कभी इनफिनिट के बारे में सोचा ही नहीं, कभी टीचर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो इतना ज्यादा बताया नहीं। लेकिन अगर मैं कभी कोई नंबर दे दूं 1, ठीक है, 1 के नीचे 1 में लिख के आप इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। मैंने आपको नंबर दे दिया 1999 और मैंने कहा कि इसको रेशनल नंबर बनाइए, तो आपने इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके सिनेरियो में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 1 का जब आप डिवाइड देंगे इसमें तो एज इट इज यही नंबर निकल के आपके सामने आ जाएगा। ओके, बट अगर मैं बोलूं कि मैं किसी नंबर के नीचे 0 लगा दूं, 2/0, 0 की टेबल आप कितनी बार पढ़ सकते हैं? 0 1 0, 2 0, नहीं, 0 मतलब 0 का जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी नंबर में 0 की टेबल अगर 100 टाइम्स भी पढ़ेंगे ना, तब भी ये 0 ही देगा। और इसकी वजह से ये 2 की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो जिस नंबर के डिवीजन के बाद अगर किसी की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू या फेस वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो नंबर हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। और अगर वो नंबर ही कंसीडर नहीं किया गया, तो ये जो 2 है उसका एग्जिस्टेंस बिगड़ रहा है। किस वजह से? इनकी वजह से, क्योंकि Q यहां हमने 0 रख दिया है, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी में बोला हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसका बड़े तरीके से समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन है कि और नहीं है, मतलब 0 नहीं हो सकता है। मान के चलिए हमने फिर 2 के नीचे 0 लिख दिया, 0 को हम डिवाइड देंगे, कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 100 बार पढ़ा, 200 बार पढ़ा और आगे बढ़ते गए, यानी कि मैं इनफाइनाइट टाइम्स भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 2 शायद न आए। तो इसका आंसर हम ये ही लिख सकते हैं। ये क्या है? ये इनफाइनाइट है, इसको डिनोट करते हैं इन्फिनिटी को इस साइन से। ओके, तो अब जब इन्फिनिटी हमारे सेक्शन में अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 10 तक, तो हम इसको माने कैसे? तो बस यही एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से ये 0 जो है वो इनका खेल खराब कर देता है, और यहां पर आके हम 0 को नहीं लेते। इसलिए रेशनल नंबर ने साफ कहा है कि जो नंबर्स के नीचे 0 लगा हुआ है वो हमारे, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इनसे हमारा रिश्ता खत्म। ओके, तो इसको देख लिया हमने। ये है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एंड जहां P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। लाइक एग्जांपल में क्या होंगे हमारे? 2/3, 4/6, 7/9, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, डन। इसके बाद हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके आगे, आप तो सीधी बात है, अगर मैं बोलूं मेरा ये वाला हाथ सही है और हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि एक हाथ मेरा सही है, एक हाथ मेरा गलत है, और अगर आपको पता चल जाए कि ये वाला हाथ सही है, ये वाला गलत होगा, अगर ये सही है ये वाला गलत होगा। ऐसे ही रेशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन कि जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो रेशनल, और जिनको नहीं, ये रेशनल नंबर्स हैं और ये इर्रेशनल नंबर। तो फाइनली जो रेशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल होते हैं, लाइक पाई की वैल्यू आपकी इर्रेशनल है। कैसे? इसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 की नॉर्मल वैल्यू हम काउंट करते हैं 3.14, लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी वैल्यू 20 डिजिट्स तक और भी आगे डिजिट्स तक निकाली है। यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है कि आप डिवाइड देते जाएंगे और वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी डेसिमल के बाद। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत आगे तक है, और जहां तक निकालिए वहां तक है, 20 नंबर्स तक निकाला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स तो चला ही जा रहा है आगे तक, तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं, लाइक हमने यहां लिखा √4। √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 कहलाएगा। सभी जो जानते हैं कि ये 2 × 2 हो जाएगा, एक बार 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं कि √2, तो क्या √2 का कोई पॉसिबल नंबर है? हम इसका एक नंबर याद करते हैं 1.414, ठीक है, बट आई थिंक 0.414 ऐसा कुछ है। तो जो भी है मान भी सकते हैं अभी, लेकिन फिलहाल में मेन बात जो है हमारी वो है √2 इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है
कोई भी एक एग्जिस्टिंग नंबर इस तरीके से एक प्योर नंबर नहीं आ रहा। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आए तो इरेशनल नंबर है। ओके, एक और चीज बता दूं आपको, n/3 जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.333 डॉट डॉट में जाएगा और इसको लिख देते हैं 3.3 पे बार। ये बार यानी कि वेनिकुलम। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले जो वी वेनिकुलम वी बोर्ड मास होता है, वहां वेनिकुलम का होता है ये बार। और इसको सॉल्व करते हैं, मैं उसके फॉर्मूलेज आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। लेकिन जो भी है यहाँ इस तरीके के नंबर आते हैं, कोई भी नंबर ऐसे एग्जिस्टिंग में आता है जो डोमेन में आगे चलता जाए तो फिर ये सभी नंबर इरेशनल नंबर्स में काउंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कवर करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां रुक जाए, पहले पता करें आखिर ये था कौन। ये एक साइंटिस्ट थे। कई सारे लोगों को ये लगता है कि कोई मैथमेटिक्स का कोई वर्ड है यूक्लिड, लेकिन यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। और ये क्या है? डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या होता है? डिवीजन समझते हो, भाग देना, डिवाइड करना। लेमा थ्योरम या कोई भी एक फॉर्मूला, ठीक है, इसको ग्रीक लैंग्वेज में लेमा कहा जाता है। ये वर्ड, कोई ज्यादा इसमें पीछे का रहस्य नहीं है, कोई ऐसा कोई थंबनेल नहीं देने वाला मैं कि आइए दिखाता हूं यूक्लिड का मतलब क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मेट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड की भाग करने की एक प्रमेय यानी कि थ्योरम। ओके, बस इतना सा सेंस है इसका। लेकिन होता क्या है कि हमें बचपन से थोड़ा सा उल्टा पढ़ाया गया। हमें पहले क्या पढ़ाया गया? पहले हमें पढ़ाया गया डिवाइड करना, डिवाइड कैसे होता है वो सिखाया गया। फिर हमें एक नॉर्मल फॉर्मूला सिखाया गया जिसको कुछ ऐसे कहेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, कुछ इस तरीके से। जैसे हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कुछ ऐसे लिखते हैं कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ये पॉलिनोमियल के चैप्टर में इसे इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं याद दिला दूं कि आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिन बच्चों ने पहले कभी नवोदय की प्रिपरेशन की होगी, जिन बच्चों ने कभी पहले ये यूज किया होगा ये मेथड, तो उनको याद होगा कि डिविडेंड निकालने के लिए, इनमें से कुछ निकालने के लिए हम उनकी वैल्यू रखते थे, उनको ट्रांसपोजिशन करते थे और आंसर आता था। एक्चुअल में यही थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें पहले से नहीं बताया गया। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? हमें ये पहले पढ़ाया गया, ये बाद में पढ़ाया गया। क्या कुछ गलत हुआ हमारे साथ? नहीं, सही हुआ है, फॉर्मेट सही था, बट हमें ये पहले से नहीं बताया गया कि ये जो है वो यूक्लिड का है। चलिए देखिए, ये हमने वैसे रिमाइंडर थ्योरम के रूप में पढ़ा हुआ है। और इसी को जो कहा जाए, हमारा चौथा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही है। चलिए अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कि अगर कोई एक नंबर है a, तो उसके साथ में जो नंबर्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि BQ, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A वहां पर डिविडेंड होगा, B वहां पर डिवीजर होगा, Q क्वोशिएंट होगा एंड R फॉर रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट होंगे। इनको कैसे मैनेज करते हैं? इनको ऐसे मैनेज करते हैं कि A यहां होगा, B यहां होगा, Q यहां होगा एंड नीचे नंबर्स के बाद में नीचे रिमाइंडर R आएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं। ओके, सो ये थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि इनकी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि इस जगह पर जो R की वैल्यू है वो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए B की, यानी कि B से बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिमाइंडर जो आएगा उसकी वैल्यू जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी नहीं होती। हम तब तक डिवाइड देते हैं जब तक हमारा डिवाइड जा रहा होता है। अगर मान के चलिए B की वैल्यू 1 है, यहाँ की वैल्यू 1 है, तो हम तो तब तक देंगे ना जब तक वो वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। तो
तो सीधी सी बात है, इसमें भी कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ा। और एक और चीज, इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हमारा रिमाइंडर किसी भी डिवाइड में अगर 0 आ जाता है तो हम डिवीजन वहां पर खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने लेस वैल्यू रखी कि 0 इज इक्वल देन लेस देन आर, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। ओके, और फिर b से छोटी होनी चाहिए। तो सिचुएशन जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं वही है, बस इसको आज हमें सामने दिखा दिया गया। जैसे बचपन से कहते हैं ना कि भूत ऐसा होता है, भूत वैसा होता है, अचानक से सामने आ जाता है और डर ज्यादा लग जाता है। पहचान बचपन से हमारी उससे, लेकिन ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन है, ये हमें पहले से पढ़ाया, ये भी हमें पहले से पढ़ाया, ये भी हमें पहले से पढ़ाया, लेकिन अब जाके बोल रहे हैं कि ये भाषा इन्होंने निकाला था और ये डिवीजन है और इसको लेमा बोल दिया ग्रीक की लैंग्वेज में। ठीक है, जबकि सीधा सीधा है, हम बचपन से भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड पढ़ते आ रहे हैं और उसी मेथड पे पूरा ये सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन फिर जब हमने पहले से पढ़ा हुआ था तो अब इसको क्यों बढ़ा दिया? टाइम बर्बाद करना है, नहीं करना है। ओके, तो इसको इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इस चैप्टर में इस यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को निकालकर हम निकालने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसका यूज हम इसीलिए करने वाले हैं कि हमें इस मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 8th क्लास के बच्चों को पता होता है कि किस तरीके से क्या HCF निकाला जाता है। अब HCF निकालने की 10th क्लास में एक न्यू मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके थ्रू हम HCF निकालेंगे। ओके, तो अब हम लेके चलने वाले हैं एक एग्जांपल यूक्लिड डिवीजन लेमा का। एग्जांपल में देखेंगे हम क्या, हम लेते हैं जो नंबर कंसीडर करते हैं। एक नंबर हमने लिया 455 एंड 42, ये नंबर्स हमने लिए। ये नंबरों के साथ हम इनका निकालना है हमें HCF। अब HCF के लिए हम क्या करेंगे? HCF के लिए हमें नंबरों को पहले कंसीडर करेंगे और इनको निकालेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करें कौन सा नंबर बड़ा है। ये बड़ा है ना? तो 455 में जब हम डिवाइड देंगे 42 से कितनी बार जाएगा? 10 बार तो जा ही रहा है। 420 आ गया, कितना रिमाइंडर बचेगा? 35, है ना? 42 को हम इधर ले गए और 35 को हम इधर ले गए। क्या करें? अब जो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ था डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स, कितना बच रहा है? 7। चलिए, रिमाइंडर में बचा 7। अब फिर 35 आगे आया, हमने 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 0। और जब रिमाइंडर 0 आया, जिससे डिवाइड देने पर आया, वो निकला हमारा आंसर। दैट्स कॉल्ड HCF इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो यही जो इतना सा मेथड है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब अगर आप बात करो कि हमने HCF तो निकाल दिया, लेकिन सर ये हमें आता नहीं है, तो पहले से कर रहे हो भाई, लेकिन ये तुम्हारा तरीका है डिवीजन लेमा वाला। ठीक है, डिवीजन लेमा यानी कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को याद दिलाऊं कैसे? मान के चलिए आगे हमने ये किया, 42 से अगर हम डिवाइड दें डायरेक्ट, मान के चलिए 10 10 जा रहा है, ये वो 20 आया और लास्ट में जाके ये कितना बच रहा है? 35 बच रहा है। ओके, 35 से फिर हम डिवाइड दे देंगे इसका 42 में, यानी कि ये आ जाएगा, दिया एक बार गया, 35 आया, कितना बचा? 7 बचा। 7 से फिर 35 में डिवाइड दिया, ये एक 5 बार गया, 35 यहाँ क्रॉस होके 0। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमारा HCF कितना आया? 7। तो सीधी सी बात है कि ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, और अगर जो चीजें हम पहले से जानते हैं उन चीजों के बारे में हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें पहले जो चीजें बताई गई हैं उन्हीं चीजों को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा मेथड चेंज है, थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया। ओके, दैट्स ऑल। अगला टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। हमने रियल नंबर समझा, हमने टाइप समझे रियल नंबर के, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने समझा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी के साथ हमने समझा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद डिवीजन की फंडामेंटल थ्योरम, और इसके बाद हम समझने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? का मतलब होता है
दशमलव निरूपण या दशमलव संख्याओं का, डेसिमल नंबर्स का आगे तक एक्सपेंशन होता जाना, एक्सपेंड होता जाना डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं हम लोग, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए केवल हमें 4 डेफिनेशन समझनी होंगी और उनके एग्जाम्पल समझने होंगे। उन 4 डेफिनेशन के लिए कौन कौन सी है? नंबर 1 टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, चलिए तो हम अपने स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन बता दूं, एग्जांपल बता दूं जिससे आप समझ जाए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम समझ जाए कि फिर भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी को बोलने से समझ में नहीं आया तो क्या होता है। लाइक मैंने लिखा 36 और 36 के अपॉन में लिखा 100। ओके, अगर ये क्वेश्चन चाहो आप तो मैं बता दूं कि 9th क्लास के 1.3 का पहला क्वेश्चन है। ओके, अगर इसको करेंगे हम तो क्या आएगा आंसर? 0.36। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया, सिंपल सी ट्रिक है। 100 का डिवाइड दे दो, आंसर आ गया। मान के चलिए हमने लिखा 10/3। ठीक, 10/3 को लिखने के बाद हम देखें कि 3.333 डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने लिख दिया 3.3 के बाद, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, चलिए तो अब फाइनली हम समझेंगे कि क्या क्या 4 चीजें हैं जो मैंने अभी नाम लिए। पहला क्या लिया? टर्मिनेटिंग नंबर्स। फिर है अगला नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हम इन दोनों को समझे, फिर बाद में हम समझेंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन बताएंगे कि बताइए। ओके, तो ये जो डेफिनेशन इन्होंने पढ़ के सुनाई वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, लेकिन इसका एक एग्जांपल भी बताइए। क्या दिया हुआ है? 0.15 कॉमा 0.86 बस 0.86। तो हमने 2 नंबर्स लिए, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कोई भी चीजें। अच्छा, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? हम किसी ऑफिस में देखते हैं कि किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है उसकी जॉब खत्म, वहां उसका टर्मिनेशन लेटर उसके हाथ है। यानी टर्मिनेट का मतलब है नंबर का वहीं पर खत्म हो जाना। हमने कोई नंबर से डिवाइड दिया, 0.15 आ गया, आई मीन 15 आ गया, सॉरी 0.15 आ गया, 0.86 आ गया। ओके, अब 0.15 0.86 आने के बाद ये नंबर वहां पर खत्म हो गए। ओके, लाइक हमने कोई नंबर ले लिया, उसका हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में वो चीजें पूरी खत्म हो गई वहीं पे आके, तो वो नंबर वहां पर जैसे ही ऑफ हुआ वहां पर टर्मिनेट हो गया। अब इसका आंसर आगे नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। यानी कि फाइनली हमने डिवाइड किया, डेसिमल में आंसर तो आया लेकिन फिक्स हो गया, उसके आगे नहीं जाना, तो टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बताइए। ओके, तो यहां पर बोला कि कोई भी एंड टर्म नहीं है हमारे पास। यहां पर देखिए 15 में एंड टर्म है 5, यहां पर 6 एंड टर्म है, लेकिन यहां पर कोई टर्म नहीं होता। लाइक एक एग्जांपल दीजिए। 0.544 यानी कि ये चलता ही जा रहा है, एंड टर्म ही नहीं मिल रहा, पता नहीं है कहां पे, इनफाइनाइट जा रहा है। तो ऐसे रास्तों पर भी नहीं चलना चाहिए जो चलते ही जाएं। मंजिल पर पहुंचना है तो एक फिक्स लक्ष्य बनाना होता है। वही चीजें समझने वाली होती हैं कि हमारी लाइफ जो होनी चाहिए वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। एक पॉइंट पर जाकर लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाए और आगे जाके हमारा कोई लक्ष्य डिसाइड ना हो। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य डिसाइड करिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे मत बनिए कि सीधा चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, ये नहीं पता बस कहां जाना है। जैसे ये नंबर है 0.5444 और ये चलता ही जा रहा है, इसको पता ही नहीं कहां तक जाना। ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। आगे हम देखें रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लिख लेते हैं पहले रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं बताइए। Repeating decimal are the one which has
यानी कि ये जो रिपीटिंग नंबर्स हैं इसकी डेफिनेशन ये रही। एग्जांपल भी बता दीजिए। 0.666 डॉट डॉट डॉट, फिर वही आ गया। अच्छा, इसकी और सुन लेते हैं, फिर अपन दोनों को एनालाइज करते हैं। क्या नॉन रिपीटिंग नंबर्स? Non-repeating decimals are the one that does have repeated terms. ओके, जिनके पास कोई भी रिपीटेड टर्म्स होते ही नहीं, लाइक एग्जांपल Root 2, 1.4, एक से रूट 2 is equal to 1.41422135. 2135 ऐसा कुछ और ये चलता जा रहा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 1.414 है ना, ये हम 3 नंबर तक ले लेते थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, चलता ये भी जा रहा है, चलता वो भी जा रहा है, और चलता तो नॉन टर्मिनेटिंग भी जा रहा है। टर्मिनेटिंग नंबर एक जगह जाके एंड हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स चलता ही जा रहा है। इनमें नंबर्स का नहीं पता ये कौन से होंगे, कौन सा नंबर आएगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रिपीटिंग का मतलब सीधी सी बात है, रिपीट होना, बार बार, हिंदी में कहा जाए पुनरावृत्ति होना, बार बार वही नंबर आना। तो जो नंबर बार बार रिपीट होगा, लाइक आप करके देख लें, 10/3 करके देखेंगे, 3.3333 और ये चलता ही जाएगा। तो वहां पर हम लिख देते हैं क्या, 3.3 पर बार। और ये जो वेनिकुलम है ये इसीलिए बनाया गया था कि जब कोई रिपीटिंग नंबर बार बार आता जाए तो उस पोजीशन में हम उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, ये बार या वेनिकुलम लगा देते हैं। ओके, और यहां देखें नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके हम डिवाइड करें, जैसे कि मैंने अभी आपको एक नंबर दिया था पाई की वैल्यू कई सारे साइंटिस्ट ने बहुत आगे तक निकाली है, किसी ने 20 नंबर्स तक निकाली है, लेकिन उसकी वैल्यू आगे भी जाएगी। तो ऐसे ये तो करेंगे नहीं कि एक साइंटिस्ट बोले कि मैंने 21 तक निकाल दी, दूसरा बोले कि मैंने 25 तक निकाल दी। ये कोई खेल नहीं हो रहा बच्चों का। लेकिन हाँ, ये बात आ गई कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके नंबर्स दोबारा से रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 4 1 4 2 3 2 1 3 5 6 9 8 2 0 आपका फोन नंबर और किसी का फोन नंबर फिर किसी का फोन नंबर ऐसा आता जाए, तो ये नंबर्स क्या है, दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी नंबर अगला आ रहा है, कुछ भी चलता जाएगा लेकिन चलता जाएगा। तो ये नंबर्स इस तरीके के होंगे। वैरायटी हमारे पास 4 है, चारों की अलग अलग वैरायटी है। 3 बिल्कुल देखने में सेम लगता है, कजन ब्रदर्स टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लेकिन थोड़ी वैरायटी है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आ सकते हैं, ये दोनों ही नंबर्स आ सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने क्यों इन दोनों को अलग से समझाया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए कि क्या है। लेकिन क्लैरिटी के लिए एक बात ध्यान रखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के अंदर ये आते हैं दोनों, और डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर ये सभी आते हैं। तो अगर हम इजीली देखें तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे इस चैप्टर में बाकी कुछ है नहीं। एग्जाम्पल हम कई सारे दे सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कई सारी चीजें हैं और ऐसी एक चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वो आखिर क्या है। प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, सो ये है हमारी SEH मैथमेटिक्स क्लास 10 की बुक। इस बुक के अंदर हमने आपको दिए हैं बेसिक्स। मान के चलिए आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं, ठीक है, आप किसी ट्यूटर के पास जाते हैं, ट्यूटर के पास गए, आप 10th क्लास में हैं, आपको 6th क्लास का बेसिक नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि आप कोविड के मारे हो। कोविड में आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई भी की तो इतना ज्यादा सीरियस होकर नहीं की, बिकॉज आप बच्चे हैं। बच्चों को एक प्रेशराइज करके अगर कोई ना पढ़ाए तो वो ज्यादा नहीं पढ़ पाते, है ना। बच्चों के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि कई सारे पेरेंट्स से मैंने बात की, जब मैं एज एजुकेशनल कंसल्टेंट कई सारे पेरेंट्स से बात करता हूं तो मुझे सुनने में आता है कि मैंने AC लगवा दिया, मैंने लैपटॉप दे दिया, मैंने फोन दे दिया, मैंने बुक्स दिलवा दी, मैंने पैसा खर्च कर दिया, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। तो इन चीजों से बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चा पढ़ता है उन पर प्रेशर देने से, उनको थोड़ा सा कमांड करके कि बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा, जैसे आप जानते हो कि ये बीमार है, उसको नहीं पता, उसके लिए दवाई कड़वी है, वो नहीं खाना चाहेगा, लेकिन आप खिलाओगे क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है और आप चाहोगे कि आपका बेटा जल्दी अच्छा हो जाए, तो वो वैल्यू आप उसको बताओगे तभी वो दवाई खाएगा। ऐसे ही इस बुक के अंदर मैंने बेसिक्स दिए हैं ताकि बच्चे वो बेसिक्स पढ़ें और बेसिक्स के बाद हर टीचर से क्वेश्चन न करें।
क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर इसके लिए अलाउ करता है, डाउट सेक्शन रखता है, लेकिन इस बुक के अंदर मैंने कई सारी चीजें इसीलिए रखी हुई है बेसिक्स, कि आपको पीछे के बेसिक्स भी कवर हो जाए उसी ईयर में। उसके बाद मैंने रखे हैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने रखी है आपकी एक्सरसाइज अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी के हिसाब से एक्सरसाइजेस हैं। अब उस एक्सरसाइज में पहले एग्जांपल दिए, फिर क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि आरटी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों ही बुक्स की मिक्स क्वेश्चंस है। इसके बाद मैंने रखे हैं आंसर शीट के जस्ट बाद सारी एक्सरसाइज जैसी खत्म होती हैं, उसके बाद मैंने लास्ट में रखा हुआ एक वन लाइनर सेक्शन जिसमें आपके एमसीक्यूज कवर है पूरे, और उसके बाद में चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, फॉर्मूला है, जो भी चीजें हैं वो सारी दी गई हैं। अब आप क्या करते हैं, टीचर के होमवर्क से बचने के लिए एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन या गाइड जैसे बोलते हैं आप, वो लेते हैं, क्यूबी लेते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि बाद में जाके आपको बस इतना करना है कि जो भी होमवर्क मिला उसको खोल के आपने होमवर्क नोट कर लिया। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए भी हमने इसमें क्यूआर कोड देके रखे हुए हैं। उन क्यूआर कोड को आप अपने फोन से स्कैन करिए, आपके हाथ में आपकी सारी चीजें। लास्ट में जाके आपको मिलेंगे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट और हमारे एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया यूक्लिड कौन था, तो इसका जवाब भी आपको इस बुक में मिलेगा। आर्यभट्ट कौन थे, क्या किया, इसमें मिलेगा। एक और बुक आपने सुनी होगी वैदिक मैथमेटिक्स, उसकी भी ट्रिक्स हमने आपको इसमें दिए हैं, और ओवरऑल चैप्टर को एक बार में कवर करने के लिए एक माइंड मैप भी हमने इस बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर बुक अगर देखा जाए तो बुक काफी बड़ी हो, मोटी हो, तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बता दूं कि आपकी जो नॉर्मल बुक है, सिलेबस बुक है, वो करीबन 376 पेजेस के अप्रोक्स है, लेकिन ये बुक केवल 226 पेजेस में ही कवर हो जाती है। इवन चाहे वो आंसर शीट हो, नोट्स का पेज हो, सारी चीजें। तो एक बार ट्राई करके देखें। ओवरऑल ये आपका मन है, लेकिन साथ में हमारे साथ बने रहें। इसके कोर्सेज आपको जल्दी अवेलेबल होंगे।